नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज हमारे मेहमान हैं इंदौर में सुपर कॉरिडोर MR9, MR10, MR11, बहुत सारे फीडर रोड और कई फ्लाईओवर देने वाले इंदौर IDA के इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष मधु वर्मा। मधु जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी प्रकाश जी, आपने यहाँ स्टूडियो में बुलाया मुझे चर्चा के लिए, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बातचीत शुरू करने के पहले देखते हैं एक नजर मधु वर्मा जी के कार्यों पर। IDA के पूर्व अध्यक्ष मधु वर्मा भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। वर्ष 1973-74 में जनसंघ के समय से वे राजनीति से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। शुरुआत में उन्होंने जनसंघ की ओर से छात्र राजनीति में संगठनात्मक भूमिका निभाई और बाद में भाजपा के सक्रिय सदस्य बने। वर्ष 1983 में मधु वर्मा लगातार 3 बार इंदौर नगर निगम में पार्षद रहे। इस दौरान वे जल कार्य विभाग के प्रभारी भी लंबे समय तक रहे। इस पद पर रहते हुए उन्होंने शहर भर में सुचारू जल प्रदाय की कोशिशों के साथ ही नर्मदा के तीसरे चरण के लिए भी कवायदें की। 1989-90 में भाजपा के नगर उपाध्यक्ष रहे वर्मा 1989 से 1992 तक इंदौर विकास प्राधिकरण में संचालक भी रहे। बाद में वर्ष 2003 से वे लगातार 6 साल तक 2 कार्यकाल में IDA के अध्यक्ष रहे। सुपर कॉरिडोर जैसी कई बड़ी योजनाएं उन्हीं के कार्यकाल में बनी और उन पर अमल भी हुआ। IDA से निवृत्त होने के बाद से वे भाजपा संगठन की ओर से विशेष सहयोग निधि और आजीवन सहयोग निधि के प्रभारी हैं। वर्मा साहब, आपने इतने कार्य किए, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी ने आपकी कद्र नहीं की। ऐसा ये सही है क्या? नहीं प्रकाश जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि संगठन हमेशा हर व्यक्ति को मौका देता है। मुझे भी 6 साल मौका दिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में, और निश्चित है कि मैंने ये प्रयास किया कि मैं पार्टी के उस निर्णय पर खरा उतरूं और उसी के तारतम्य में मैंने इस शहर में काम किया। और भारतीय जनता पार्टी मुझे बीच में उन्होंने 2-3 जवाबदारी दी थी, एक विशेष सहयोग निधि की, एक आजीवन सहयोग निधि की, और वर्तमान में भी आजीवन सहयोग निधि की मुझे नई जवाबदारी दी है और निश्चित है मैं उस काम में लगाऊं। और मैंने कभी भी ये प्रयास नहीं किया कि मैं दोबारा अध्यक्ष बनूं या कोई मुझे ऐसा बड़ा पद मिले, क्योंकि संगठन काफी मेरे मामले में चिंतित रहता है और मुझे बहुत सम्मान देता है। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ना आपको महापौर के लायक माना पार्टी ने, न आपको विधायक पद का टिकट दिया, जबकि इंदौर विकास प्राधिकरण के पद छोड़ते वक्त आपने करीब 2,500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज IDA को बना के दी थी और IDA के खर्चे 300 करोड़ के आसपास थे। मतलब 2200 करोड़ का बफर आपने IDA के लिए दिया था। और अगर इंदौर का इतना विकास नहीं होता तो इंदौर में बीजेपी की दशा, जितनी सीटें मिली उतनी सीटें नहीं मिलती ना। निश्चित है प्रकाश जी, मुझे जो जवाबदारी दी थी, और निश्चित है मैंने वहां पर काफी काम किए शहर के लिए, क्योंकि ये शहर मेरा शहर है और मेरा एक ही लक्ष्य था कि इस शहर के लोग वर्षों से बहुत सारी चीजों के लिए इंतजार कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी लोग इस तरह का सोच रख रहे थे कि विकास प्राधिकरण के अंदर कोई अध्यक्ष बने और अध्यक्ष बनने के बाद विकास प्राधिकरण के कामों को इस शहर के अंदर सब दूर तक पहुंचाए। और मैं समझता हूं कि मैं संतुष्ट हूं कि मैंने उसमें रह करके नियम और कानून के दायरे में रह करके काफी काम किए। ऐसा लगता है मधु जी कि लब तक आते आते होठों से जाम छूट जाता है। ये चर्चा थी कि जब कैलाश विजयवर्गीय महापौर पद से हटे तो आपका नंबर लगेगा। लोगों को लगा कि विधानसभा चुनाव में कोई ना कोई सीट तो आपको मिलेगी, और आपकी तैयारियां भी ऐसी थी कि आप कहीं से भी खड़े होते जीतते। जी प्रकाश जी, बिल्कुल सही बात है कि मतलब पूरा शहर इस बात को बोल रहा था कि मधु वर्मा कहीं से भी महापौर, इंदौर के महापौर का भी चुनाव लड़ सकते हैं या विधानसभा के लड़ सकते हैं। लेकिन ये चूंकि पार्टी की एक व्यवस्था है, पार्टी ने उस समय कुछ और सोचा होगा मेरे बारे में, इसलिए मुझे उस समय टिकट नहीं दिया। पर टिकट ही सब कुछ नहीं होता प्रकाश जी। अपना एक संगठन में जो अपना एक स्वरूप है, एक काम करने की शैली, वो भी महत्वपूर्ण होती है। अगर हर पार्टी के अंदर हर व्यक्ति अगर पद के लिए और उसके लिए दौड़ता रहेगा तो संगठन चलेगा कैसे? तो निश्चित है मैं संगठन के साथ हूँ, संगठन ही मेरे लिए सर्वोपरि है और आगे भी मैं संगठन का जो भी दायित्व देंगे मुझे, मैं उसको स्वीकार करूंगा। भारतीय जनता पार्टी है तो मधु वर्मा है, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं है तो मधु वर्मा कुछ भी नहीं है। वो क्या सूत्र रहे आपके कि सैकड़ों एकड़ जमीनें आपने किसानों से ली, हजारों एकड़ कहना चाहिए, हजारों एकड़ जमीन आपने किसानों से ली और कोर्ट में कोई स्टे नहीं आया, कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ? ऐसा क्या 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 जादू था? प्रकाश जी, मेरा सोच इस मामले में यह था कि जिस किसान की हम जमीन लेते हैं वो जमीन
किसान वर्षों से संभाल के रखता है, उसको अपने बेटे बच्चे की तरह उसको संभालता है। और जब कोई भी योजना आती है, चाहे विकास प्राधिकरण की, हाउसिंग की हो या कोई भी अर्जन की योजना आती है, और जब हम उसको सरकारी रेट पर लेते हैं, बहुत कम रेट पर, तो किसान देता नहीं है। हम लोगों ने ये प्रयास किया कि आवास नीति के अंतर्गत किसानों को बुलाएं, बात करें, और बात करने के बाद उसका एक प्रोपोर्शनेट हिस्सा उसको दें। और उसके माध्यम से हम लोगों ने सबसे पहले सुपर कॉरिडोर, जहां पर आप देख रहे हैं आज बना हुआ, जिसके कारण टीसीएस और बाकी अन्य बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर आ रही हैं, वो जमीन हमने किसानों से 20% विकसित प्लाट दे करके, और एक और जमीन हमने मालवी पंप से बाईपास, 2 जमीन जो बाईपास से आपने देखा होगा लिंक रोड, ये 2 जमीन और एक 50% हमने 155 नंबर स्कीम, हमारी जो 51 नंबर स्कीम के पीछे, ये तीनों जमीन हमने ली और किसानों से बिल्कुल सामने हमने बैठ करके चर्चा की, और चर्चा करने के बाद वो जमीन हमने प्राप्त की। किसानों ने भी सहज रूप से दिया, किसान को भी बहुत अच्छा पैसा मिला, और एक भी किसान उसमें मतलब कोर्ट में नहीं गया। बाद में फिर हम लोगों ने इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाया, गवर्नमेंट से सरकार को हमने एक प्रस्ताव भेजा, सरकार से बात करी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मलैया जी, और उनसे बात करने के बाद उन्होंने हमको एक विकास प्राधिकरण को एक छूट दी कि विकास प्राधिकरण अपने माध्यम से कोई नीति बनाए और किसानों को पार्टनर बनाए। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने राहू की जो 165 नंबर स्कीम थी, जो करीबन 1200 एकड़ जमीन है, वो हमने एग्रीमेंट की। इसके अतिरिक्त हमने एक और करा कि जो 168 नंबर स्कीम, ट्रांसपोर्ट हब, मेडिकल हब और 168A और B, जो सुपर कॉरिडोर के दोनों तरफ है, ये जमीनें भी हमने किसानों से लेने के लिए उनको घोषणा की कि हम इन सभी योजनाओं के अंदर किसानों को 50% जमीन देंगे। और आप देखें कि पूरे देश के अंदर आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं जमीन को लेकर के, और यहाँ पर किसानों ने सहज रूप से ये जमीन हमें देने को राजी हुए हैं। आपने एक भाषण में कहा था कि अगर पश्चिम बंगाल की सरकार और यूपी की सरकार, जो नोएडा में जमीनों का मामला है, और हरियाणा की सरकार, जो काफी सारी जमीनें गुड़गांव और अन्य क्षेत्रों में ली है, अगर वो आपसे मार्गदर्शन ले तो आप समस्या का हल कर सकते हैं? नहीं, मैं तो खैर बहुत छोटा सा एक व्यक्ति हूं इस इंदौर शहर का, मार्गदर्शन जैसी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि किसी की भी चीज आप अगर लेंगे आप और उसको उचित मुआवजा देंगे और समय पे देंगे, तो निश्चित है कि वो देने को तैयार होगा। और हम अगर दादागिरी सरकार के बल पे या अर्जन के माध्यम से लेंगे, तो आज वो स्थिति नहीं पूरे देश के अंदर की किसान आपको सीधी सीधी जमीन दे। मैं समझता हूं कहीं पर भी अगर आपको कोई चीज करना है, पहले किसानों को बिठाओ, बात करो और समझाओ उनको, और उनका उचित मुआवजा देकर के अगर अपन लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको जमीन मिलेगी। कोई भी सरकार हो, जहां पर भी देखें आप ये चीज हो रही है, वहां पर यही चीज हुई कि उन्होंने किसानों से बात नहीं करी, सीधे अपनी दादागिरी से जमीन ली। उसका परिणाम है कि वहां पर एक हिंसक आंदोलन भी हुए और तमाम सारी सरकार को कठिनाइयां भी झेलना पड़ी, और उसका परिणाम है कि विकास भी रुका है पूरे देश के। आपने जो खेत में हल चलाए, बखर चलाए, बीज बोए, पानी दिया, सींचा, और अब जब फल खाने का मौसम आ रहा है, फसल आ रही है, तो कोई और क्रेडिट लेता तो कैसा लगता है? नहीं प्रकाश जी, मेरा एक और कहना है, हमने इस शहर के अंदर जो विकास किए या जो जमीनें अधिग्रहण की या जमीन ली है, वो इस शहर के विकास के आने वाला, जो हमको मालूम था कि आने वाले समय के अंदर ये डेवलपमेंट होगा, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां, सारे लोग यहाँ पर आएंगे। चूंकि अब एक शासन की, सरकार की एक नीति, एक व्यवस्था है, सरकार भी चाहती है यहाँ पर नए लोगों को उद्योग मिले, धंधे मिले, नौकरी मिले, और बड़े बड़े टीसीएस सरी की, इंफोसिस सरी की यहाँ पर बड़ी कंपनियां आए और यहाँ पर उनको रोजगार मिले। और निश्चित है कि हमें इस बात की खुशी है कि हमने वहां रहते हुए आम के और जाम के झाड़ लगाए हैं, और आज निश्चित है कि जो भी राहगीर गुजरता है, तो जब ये फल वहां रुकता है या बैठता है, तो उसको फल खाने को मिलते हैं। और उसी का एक स्वरूप है कि विकास प्राधिकरण के अंदर हम लोगों ने जो इस तरह का एक काम किया, जिसके कारण कि मतलब आज शहर के अंदर ये विकास की गंगा बह निकली है, यहाँ पर दुनिया के लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज खुशी है कि मुझे तो सबसे बड़ी चीज है कि जब भी मैं पढ़ता हूँ या देखता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे लगाए हुए पौधे वो फल देने लग गए, और फल के रूप में उसको कोई ना कोई इसको बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र संघवी ने कहा कि इंदौर का सबसे बड़ा लैंड माफिया कोई है तो आईडीए है, और जमीनों के भाव बढ़ाने वाला आईडीए है। आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि अब विकास प्राधिकरण को अगर अपन सारा दोष दें, अब कहीं भी डेवलपमेंट होता है दुनिया के अंदर, देश के अंदर, तो आप देखें कि जहां पर विकास होता है तो वहां निश्चित भाव बढ़ते हैं, क्योंकि लोग तमाम तरह के आते हैं और कंपटीशन होता है और भाव बढ़ते हैं। हम लोगों ने, जब मैं अध्यक्ष था, तो उस समय हमने 140, 134 नंबर स्कीम, 136 में करीबन 3500 प्लाट
हमने जहां पे बाजार भाव उस समय 1500 से 2000 था, हमने 460 और 500 550 रुपए के अंदर लॉटरी के माध्यम से उन लोगों को प्लाट दिए जिनकी 10,000 रुपए आई थी। और आपने देखा होगा कि स्टेडियम के अंदर और वहां पर हमने दिन भर वहां पर लॉटरी निकाली और वहां पर उन लोगों को प्लाट दिए हैं। और कहीं पर भी ये पहले जरूर हो सकता है कि पहले जब विकास प्राधिकरण उसके माध्यम से जमीन लेती थी अपने भू अर्जन के माध्यम से, अब तो बिल्कुल पारदर्शिता है कि किसान को अपना हिस्सा मिल रहा है, आईडी अपना हिस्सा रख रहा है और शहर बहुत तेजी से इसके कारण आगे बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूं यह कहना गलत है कि विकास प्राधिकरण के मामले में अब चूंकि पारदर्शिता काफी है वहां पर, मतलब आज भी मैं नहीं हूं, लेकिन लगता कि आईडीए इंदौर विकास प्राधिकरण निम्न आय वर्गीय मध्य आय वर्गीय के बजाय बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए कार्य करता है? नहीं, मेरा इस मामले में प्रकाश जी ये कहना था कि उस समय तो जब मैं अध्यक्ष बना था तो हमें कम प्लाट मिले थे, लेकिन जब बाद में हमने 2-3 योजना ली थी, 165 नंबर, 168 नंबर और ये सुपर कॉरिडोर के आसपास जो जमीन थी उसमें भी हम कुछ आवासीय प्लाट निकाल। हमारा ये मकसद था कि 25,000 से लेकर 50,000 प्लाट हम लोग लॉटरी के माध्यम से एक रेट फिक्स करके उन मध्यम वर्ग के लोगों के लिए हम उसमें उनको प्लाट उनका आरक्षण करें और उसके माध्यम से उनको दें प्लाट। लेकिन अब वो चूंकि वो योजना चल रही है, मैं समझता हूं विकास प्राधिकरण आने वाले समय में उनको यही करना चाहिए कि 25,000 से 30,000 प्लाट निकालें, उसका एक रेट ना लाभ हानि की दर पे या थोड़ा सा ऊंचा हो जिसमें कि वो डेवलपमेंट भी हो जाए, जमीन के पैसे भी निकल जाए और उनको अपन जो कम आय वाले लोग हैं उनको लॉटरी के माध्यम से देना चाहिए और जिनके पास पैसा है उनको टेंडर से बेचें। तो मैं समझता हूं उसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने सुना कि आईडीए में आपने बहुत ज्यादा माल कमाया है और नर्मदा वाले इलाके में खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, सनावद, बड़वा, यहाँ हजारों एकड़ जमीन आपने और अपने दोस्तों के नाम पे खरीदी। मेरा उस मामले में प्रकाश जी ये कहना है कि अगर जहां पर भी ऐसी कोई गवर्नमेंट जांच कराए, कोई सी भी एजेंसी करा ले और वो सारी जमीन सरकार उसे जब्त कर ले, उसे ले ले, कहीं पर भी इस तरह की 1 इंच भी जमीन मुझे नहीं खरीदी। और मैं जमीन के लिए नहीं गया था वहां, आईडीए के अंदर गया था कि इंदौर शहर का विकास हो, भारतीय जनता पार्टी का नाम हो, मधु वर्मा का भी थोड़ा सा उसमें नाम हो और मेरी सबसे बड़ी पूंजी वही है। दिसंबर 2003 में आप आईडीए के अध्यक्ष बने, चेयरमैन बने और जब आप हटे तो आपने क्या क्या देखा? क्या तब कैसा इंदौर था और अब कैसा इंदौर? निश्चित है कि इंदौर तो जब उस समय जब मैं बैठा था तो उस समय हालत सबको मालूम थी कि आप देखिए कि जिन इंदौर पे लोग खड़े रहते थे, हमने वहां पर आरओबी बनाया, हमने बोरासला से लेके जब ये चंद्रगुप्त प्रतिमा तक रोड बनाई, वहां पर आप देखते थे कि रेलवे फाटक पे लोग खड़े रहते थे, हमने वहां पर ओवरब्रिज बनाया। छावनी में आप देखें कि वहां पर लोग खड़े रहते थे, केसरबाग का ओवरब्रिज का हमने काम चालू कराया, वो भी आने वाले समय में चूंकि किसी कारण से रुक गया तो वो भी जल्दी पूरा होगा। आप देखें कि बाईपास से अगर किसी को अंदर आना हो तो 100 शिवाजी से लेके बाईपास तक जाना हो अगर 140 नंबर स्कीम से, तो आप देखें कि वहां पर निकल नहीं सकता था आदमी। मालवीय पंप से बाईपास जाना हो तो आदमी नहीं निकल नहीं सकता। हम लोग ये सारे अप्रोच, उत्सव होटल से फूटी कोठी तक के एक रोड बनाया हम लोगों ने कि वहां पर जो सारे आप देखें कि वो अन्नपूर्णा से होकर जाता था बड़े बड़े ट्रक और ट्रैफिक, वो हम लोगों ने तत्काल उसको बनाया, तो उसके कारण पूरा ट्रैफिक हमने मोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे काम मैं समझता हूं कि शहर के अंदर अगर विकास प्राधिकरण नहीं करता तो निश्चित है कि ये शहर की जो आज शहर बदला हुआ दिख रहा है, ये बदला हुआ नहीं दिखता। बीआरटीएस भी हम लोगों ने शुरू कराया हमारे समय में, मैं भी उसमें चूंकि रुचि रखता था कि ये नेशनल हाईवे का रोड था जो निरंजनपुर से राजीव गांधी चौराहे तक का। अगर ये विकास प्राधिकरण इस काम को हाथ में नहीं लेता तो निश्चित है ये बनता नहीं। आज जरूर है कि लोगों को काफी कष्ट हुआ, तकलीफ हुई, लेकिन मैं समझता हूं जैसे जैसे ये रोड बनता जा रहा है, कंप्लीट होता जा रहा है और मैं समझता हूं 10-15% काम बचा है। जैसे ये पूरा हो जाएगा तो शहर का एक बदला हुआ स्वरूप दिखेगा इस शहर का। आपको बहुत खट्टे मीठे अनुभव हुए होंगे, कभी नेताओं ने आपके पीठ पे छुरा भोंका होगा, कभी प्रशासन ने सहयोग नहीं किया होगा, कुछ अनुभव शेयर करेंगे? नहीं प्रकाश जी, क्या होता है कि जब आप काम करने निकलेंगे तो ये सब तकलीफ होगी और उस तकलीफ के अंदर निश्चित है कि कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीजें होंगी, सामने आएंगी। और अगर जिस आदमी के सामने तकलीफ नहीं आए तो फिर वो आदमी मैं समझता हूं कि काम का वो करने लायक ही नहीं होता है। मैं समझता हूं मुझे तो बहुत सारी चीजें आई हैं, 1-2 घटना ऐसी हुई है, लेकिन उसके अंदर भी जब चर्चा हुई ऊपर तक तो निश्चित है वो चर्चा के माध्यम से वो सारे निराकरण हुए और निराकरण होने के बाद वो काम वापस से चालू हुए। इतने बड़े कोयले की खदान से आप बाहर निकले तो अपने आप को बेदाग कैसे रखा आपने? प्रकाश जी, आपकी इच्छा शक्ति होना चाहिए। जिस काम के लिए अगर आपको भेजा है और अगर वहां पर ईमानदारी और लगन से अगर हम लोग काम करते हैं और शहर के हित में काम करते हैं तो निश्चित है कि वहां पर आपको ये सारी चीजों से आप बिल्कुल अच्छे से बाहर निकल सकते हो।
और लेकिन अगर हमारा लक्ष्य दूसरा हो जाए वहां पर जाने के बाद, तो फिर ये हम इस चीज से बच नहीं सकते। और उसी का परिणाम है कि आप 8 साल के अंदर हमने 6 साल के अंदर इंदौर को बदलने में हम कामयाब हुए, और हमारा जो लक्ष्य था वो लक्ष्य पे हमारा लक्ष्य पूरा हुआ। अब आगे आपकी राजनीतिक योजना क्या है? क्या क्या बनना चाहते हैं आप? राजनीति में क्या करना चाहते हैं? पार्टी जो दायित्व देगी वो तो देगी, वही देगी, पर अगर मान लीजिए पार्टी आपसे पूछे कि आप क्या करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? नहीं प्रकाश जी, मेरा तो ये सोच है कि इंदौर शहर के लिए हम जितना भी कर सकते हैं, चाहे वो विकास के माध्यम से करें या कुछ ऐसी नीति बनाएं, हमारा शहर सुंदर बने, साफ सुथरा बने, शहर का विकास अच्छे से हो, क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है। पिछले इस शहर को कम से कम मैं समझता हूँ 60 साल से ऊपर हो गए, 65 साल, लेकिन ये शहर बहुत कुछ मांग रहा है। और राजनीतिक लोग, चाहे कोई सी भी पार्टी के लोग हों, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, उनकी तरफ इस शहर का नागरिक टकटकी निगाह लगा के बैठा हुआ कि हम लोग जिसको भेजते हैं वो इस शहर के लिए कुछ करें। तो मैं समझता हूं कि जब भी मुझे कोई जवाबदारी अगर पार्टी देगी तो निश्चित है कि निश्चित तौर पे मैं उस पर एक बार फिर मतलब इस शहर के अंदर मेरा लक्ष्य है कि इस शहर के अंदर जो अधूरे बचे हुए काम हैं उन कामों की तरफ ध्यान दूंगा। बाकी फालतू कामों से मेरा कोई वैसे भी सरोकार नहीं होता है, और निश्चित है कि हम इसमें सबका, इस शहर के लोगों का, राजनीतिक लोगों का, पार्टी के लोगों का पिछली बार भी सहयोग मिला और अभी भी जो सहयोग लेकर के इस शहर को अच्छा बनाने में, सुंदर बनाने में निश्चित हम आगे बढ़ेंगे। अभी आपको क्या कमियां लगती है इंदौर में कि ये कमियां दूर हो जाए तो इंदौर वास्तव में देश के अग्रणी शहरों में हो जाए? निश्चित प्रकाश जी, 2-3 चीजें हैं। एक तो सबसे बड़ी जो तकलीफ है ट्रैफिक की, लोगों में अवेयरनेस की हमको बहुत आवश्यकता है कि अगर जैसे आज कचरा है, लोग स्वयं अपने मतलब डस्टबिन में डालें, दुकानदार अपने डालें, गाड़ियां जो हम लोग बेतरतीब खड़ी करते हैं वो करें, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और उसके लिए हमें लगातार इसके कैंपेन चलाना पड़ेगा, चाहे वो स्कूल के बच्चों को हम ट्रेन करें या शहर के नागरिकों को ट्रेन करें कि इस शहर को हम कैसे अच्छा और बना सकते हैं। क्योंकि छोटे छोटे काम तो बहुत सारे ऐसे हैं जो, जैसे शहर के अंदर के अप्रोच हैं, अतिक्रमण है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि अभी हमको काम करना। हमारे इस शहर के अंदर जो आदरणीय कृष्ण मुरारी मोघे जी हैं, मैं समझता हूँ निश्चित तौर पे वो काफी काम कर रहे हैं इस चीज के लिए, और आगे भी मैं समझता हूँ करेंगे, क्योंकि उनकी भी इच्छा शक्ति बहुत है कि शहर के लिए वो काम करें। हम लोग भी उनको हमेशा सहयोग करते हैं कि शहर के लिए, चूंकि हम लोगों का सोच इस शहर के लिए, और इस शहर के लिए अगर हम सोचते हैं तो निश्चित है कि हमको सबको मिलकर उनको सहयोग करना चाहिए। जो जो लोग इस संस्थाओं में काम कर रहे हैं उनको सहयोग करना चाहिए, और हम सारे जनप्रतिनिधि मिलकर इस शहर का, सिर्फ शहर के लिए सोचें। हमारी कई लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी होती है, लेकिन उनको छोड़ करके अगर सारे लोग बढ़ जाएंगे तो निश्चित हम इस शहर को बहुत सारी चीज दे सकते हैं। इंदौर के सूत्रधार के रूप में आपका स्वागत रहा। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ आपके स्टूडियो में बुलाया, मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में आज इतना ही।